देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। मैं दिल्ली में कपड़े का छोटा सा कारोबार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी सामान्य ही थी। सुबह दुकान, शाम को घर और कभी कभार गांव की यात्रा। लेकिन उस एक रात ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी उस रात की है जब मैं मखड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरा, जहां माना जाता है कि एक अंग्रेज़ों के ज़माने का एक भूत आज भी भटकता है। साथ ही एक चाय वाला भी है जो अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। नवंबर की उस सर्द रात को जब मैं अपनी बहन की शादी के लिए अपने गांव मथुरा जा रहा था, तो मैंने दिल्ली से मथुरा की ट्रेन रात के 10 बजे पकड़ी। लेकिन जैसा कि भारतीय रेलवे का हाल है, ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई, जिस वजह से ट्रेन रात के 1 बजे आई। मैं ट्रेन में चढ़ते ही सो गया और जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी टीटी ने मुझे जगाया और कहा, अरे भाई साहब, मखड़ी स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाओ, अगला स्टेशन मथुरा है। टीटी की आवाज़ कानों पड़ते ही मैं धड़पड़ाते उठा और अपना बैग लेकर प्लेटफार्म पर उतर गया। ट्रेन से उतरते ही मुझे एहसास हुआ कि पूरा स्टेशन सुनसान है। इसी बीच वो ट्रेन वहाँ से चली गई। उस ट्रेन के जाते स्टेशन और भी ज़्यादा खामोश हो गया। प्लेटफार्म नंबर 3 के किनारे जहाँ पर मैं उतरा था, वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियाँ हवा में लहरा रही थी। हवा में एक अजीब सा सर्दपन था जो बदन में एक अलग सी सरसराहट पैदा कर रही थी। ऊपर से कहीं दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही स्टेशन पर लगी कुछ बल्ब जो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे, बड़े ही मनहूसियत का एहसास करा रहे थे। इसी बीच मैंने चारों तरफ अच्छे से नज़र घुमाकर देखा, पर ना तो वहाँ पर कोई यात्री, ना कोई कूली, सिर्फ चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था, सिवाय प्लेटफार्म के एक कोने के, जहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसके ऊपर एक टूटी फूटी तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा हुआ था, बेकार की चाय। फिर जब मैं उस चाय की दुकान पर पहुंचा तो मुझे दुकान के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखा, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी चिंता में खोया हुआ है। मैंने उस बूढ़े आदमी को आवाज़ देते बोला, बाबा, एक कप चाय मिलेगी क्या? मेरे ये कहते वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले चाय बनाना शुरू कर दिया, पर वो अभी भी अपने उसी चिंता में डूबा हुआ था जिस वजह से उसका ध्यान चाय बनाने पर नहीं था। वो बड़े ही धीमे धीमे हाथ चला रहा था। इससे पहले मैं उसको थोड़ा जल्दी करने को कहता कि इसी बीच उसने मेरी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले ही वापस अपने काम में लग गया। उस वक्त स्टेशन पर शायद सिर्फ हम दोनों ही थे, पर इसके बावजूद हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और इसी खामोशी की दीवार को तोड़ने के लिए मैंने उस आदमी से सवाल करते पूछा, बाबा, इतनी रात को आप अकेले यहाँ सुनसान स्टेशन पर, जबकि यहाँ तो कोई है भी नहीं आपकी चाय पीने वाला? मेरे इतना कहते वो बूढ़ा आदमी धीमी आवाज़ में बोला, मैं तो कब का घर लौट जाता, पर मेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं है। बस वो आ जाए तो फिर हम दोनों घर के लिए निकलें। उस बूढ़े आदमी के कहते ही कि अपने बेटे के वापस आने का इंतज़ार कर रहा है, तो मैंने अगला सवाल पूछते हुए कहा, कहाँ गया है आपका बेटा जो अभी तक नहीं लौटा? मेरे ये पूछते उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू भर आए और उनकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई और उन्होंने उसी भारी आवाज़ में कहा, पता नहीं बाबूजी, वो पिछली अमावस की रात यहीं स्टेशन पर ही चाय बेचने के लिए आया था, पर वो तब से लौटा नहीं है। मैं उसका लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस बूढ़े के ये कहते ही मैंने दिलासा देते बोला, फिर कोई खबर नहीं मिली? जिस पर उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और आगे बताते हुए कहा, ये एक भूतिया स्टेशन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यह एक स्टेशन मास्टर था, जॉन विलियम्स, जो बहुत ही क्रूर इंसान था। मजदूरों को मारता पीटता, गांव वालों का अपमान करता। एक रात गुस्साए गांव वालों ने उसे घेर लिया और जान से मार दिया। उसकी लाश प्लेटफार्म नंबर 3 के पास उस बरगद के पेड़ के नीचे दफना दी। तब से हर अमावस की रात को उसका भूत यहाँ पर भटकता है। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी के ये खुलासा करते ही मैं एकदम से सिंहर उठा और उस बूढ़े आदमी ने आगे बताया कि मेरा बेटा गोपाल उस रात दुकान बंद करके घर जा रहा था
जबकि सुबह ही मैंने मना किया था, कहा था कि अमावस की रात को स्टेशन पर देर रात मत रुका कर। लेकिन वो जवान था और नौजवानी के जोश में उसने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर अगली सुबह ही उसका बैग और चप्पलें बरगद के पेड़ के नीचे मिली, लेकिन वो नहीं मिला। फिर जब मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, पुलिस वालों को बताया आपने? जिस पर वो सर हाँ में हिलाते बोला, बताया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस वालों ने कहा कि शायद वो कहीं भाग गया है, पर मैं जानता हूँ मेरा बेटा गोपाल कहीं भागा नहीं, उसे वो भूत ले गया। अभी वो बूढ़ा आदमी उस दुखद घटना को सुनाई रहा था कि तभी मुझे प्लेटफार्म पर कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नज़र एक लंबे दुबले पतले व्यक्ति पर पड़ी जो धीरे धीरे दुकान की ओर आ रहा था। उस आदमी का पहनावा भी वेस्टर्न था, जो उसके काले कोट, सफ़ेद शर्ट और एक टोपी से साफ मालूम पड़ रहा था। जैसे ही वो हमारे पास पहुंचा तो वैसे ही वो कड़क आवाज़ में बोला, भीमा, फिर वही पुरानी कहानियाँ सुना रहा है। उस आदमी के ये कहते ही वो बूढ़ा चाय वाला एकदम से सहम गया और चुपचाप चाय बनाने लगा। अभी मैं कुछ समझ पाता कि वो आदमी जो अभी अभी आया था मेरी ओर देखते बोला, मैं विश्वनाथ सिंह, इस स्टेशन का मास्टर हूँ। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उस आदमी को अपनी स्थिति बताई। उसने मेरी बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, ये स्टेशन सुरक्षित नहीं है। उसकी बातों में एक अजीब सा वजन था। मैंने फ़ौरन ही अपना सवाल करते हुए उस आदमी से पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या सच में ये एक भूतिया स्टेशन है? मेरी ये पूछते उस स्टेशन मास्टर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, सच और झूठ का फ़र्क यहाँ साफ नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टेशन मास्टर जॉन विलियम्स की कहानी पुरानी है, लेकिन लोग आज भी डरते हैं। मैं यहाँ 20 साल से हूँ और हर अमावस को कुछ ना कुछ अजीब होता है। लोग गायब होते हैं, सामान चोरी होता है और कभी कभी अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों, वो स्टेशन मास्टर बोल ही रहा था कि मैंने बीच में उन्हें टोकते पूछा, आपने कुछ देखा है? मेरी ये पूछते उस स्टेशन मास्टर ने मेरी ओर देखा और फिर बोला, देखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। तुम बस इतना जान लो, यहाँ रात को अकेले मत घूमना। यहाँ रात को रुकना आत्महत्या करने के बराबर है। ये चेतावनी देकर वो स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस की ओर चला गया और मैं बेंच पर बैठ गया। वहीं भीम बाबा चाय को कप में डालने की तैयारी कर रहे थे, जो अब तक उबाल मार रही थी। मेरी अगली ट्रेन को आने में अभी भी 2 घंटे का समय शेष था। अभी भीम बाबा ने मुझे चाय का कप पकड़ाया ही था कि तभी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक ही हवा ठहर गई थी और बरगद के पेड़ की टहनियाँ अब हिल ही नहीं रही थी। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए बरगद के पेड़ की ओर देख ही रहा था कि वहाँ एक धुंधली सी आकृति मुझे घूमती हुई नजर आ गई थी, जो धीरे धीरे प्लेटफार्म की ओर बढ़ रही थी। मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि वो एक लंबा सा साया था जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी और चेहरा पीला था। मैंने एक नज़र भीम बाबा की ओर देखा, लेकिन वो बड़ी खामोशी के साथ दुकान में बैठे थे, मानो उन्हें वो दिखाई ना दे रहा हो। तभी वो साया एकदम से मेरे करीब पहुंच गया और जैसे मेरे करीब पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि वो भी मेरी तरह एक इंसान ही है, पर वो कुछ अजीब लग रहा था। वो मेरे पास पहुंचते ही बोला, मेरा सामान कहाँ है और मेरी चाबी? उसके इस तरह मेरे पर चिल्लाते मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने कांपते पूछा, कौन हो तुम और किस सामान और किस चाबी की बात कर रहे हो? अभी मैंने ये सवाल ही किया था कि तभी मुझे अपनी जेब में कुछ बेहद ही ठंडा महसूस हुआ और जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें से बड़ी पुरानी चाबी निकली। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये चाबी मेरी जेब में कैसे आई। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे पास कैसे आई कि तभी भीम बाबा ने मुझे वो चाबी फेंकने को कहा और जैसे मैंने वो चाबी फेंकी तो वैसे ही वहाँ घना कोहरा छा गया और जब वो घना कोहरा छटा तो वो आदमी जो मुझसे चाबी मांग रहा था वो उस कोहरे के साथ गायब हो चुका था। पर अब मैं बेहोश होने की कगार पर था। तभी मैंने फौरन भीम बाबा को वो सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, जॉन का भूत हर अमावस को अपने खोई हुई चाबी की तलाश में आता है। जो उसे चाबी के बदले कुछ भी दे देता है वो उसे छोड़ देता है, पर मेरे बेटे ने शायद उसे कुछ नहीं दिया था। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं किसी तरह वही चाय वाले भीम बाबा के पास बैठा रहा और जैसे ही मेरी अगली ट्रेन आई
तो मैं वहाँ से निकल गया। पर आज भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो चाबी मेरी जेब में कैसे आई और वो चाबी वो आदमी क्यों ढूंढ रहा है। भीम बाबा के बेटे के साथ क्या हुआ? क्या वो कभी लौटेगा या फिर भीम बाबा भी किसी दिन अपने बेटे की तरह मखड़ी स्टेशन से गायब हो जाएंगे? ये सभी सवाल मेरे जहन में आज भी उठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ आज की एक और दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, कांति गांव जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था। रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था वो। मई की वो रात ठंडी थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गांव के 35 घरों में से अधिकतर की खिड़कियां बंद थी और केवल कुछ ही घरों से रात के दियों की मध्यम रोशनी बाहर झांक रही थी। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अनजानी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन उस रात पीपल के पेड़ से ज़्यादा डरावनी थी एक सायरन की आवाज़, एक एम्बुलेंस की सायरन। दोस्तों, मैं अर्जुन उस रात अपने घर की छत पर बैठा था। मैं शहर से छुट्टियां मनाने अपने पैतृक गांव आया हुआ था। रात के करीब 1 बजे जब मैं तारों को देख रहा था कि तभी वो अजीब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सायरन की आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन इतनी तीखी कि वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। कांति गांव में कोई अस्पताल भी नहीं था, नज़दीकी क्लिनिक भी 15 किलोमीटर दूर था। तो ये एम्बुलेंस यहाँ पर कहाँ से आ गई? मैंने नीचे सड़क की ओर भी देखा तो उस समय अंधेरे में एक सफ़ेद एम्बुलेंस धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर बढ़ रही थी। उसकी लाल नीली बत्तियां एकदम से चमक रही थी, लेकिन ना तो कोई उसमें चालक दिख रहा था और ना ही कोई और। एम्बुलेंस गांव के पहले घर जो गंगाराम चाचा का था उसके सामने रुक गई। सायरन की आवाज़ भी बंद हो गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। पर मैंने अपनी टॉर्च जलाई और छत से नीचे उतरने लगा। मेरी माँ जो रसोई में थी उन्होंने देखा और मुझसे पूछा, अर्जुन इतनी रात को कहाँ पर जा रहे तू? मैंने अपनी माँ को बोला, माँ बाहर एक एम्बुलेंस है, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने इतना ही कहा और कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, पर मेरी माँ पीछे से चिल्लाते हुए बोली कि बाहर मत जा। लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और मैं बाहर निकल गया। सड़क पर पहुँचते ही मैंने देखा कि गंगाराम चाचा के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और चाचा बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो नींद में चल रहे हों। तभी एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खुला और एक काली धुंध जैसी चीज़ उसमें से बाहर निकली। चाचा जी उस धुंध की ओर बढ़े और अगले ही पल वो गायब हो गए। फिर एम्बुलेंस का सायरन फिर से गूंजा और वो अगले घर की ओर बढ़ गई। लेकिन मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। मेरे पैर उस वक्त कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी घर की ओर भागा। तभी मैंने दरवाज़ा बंद किया और माँ को सारी बात बताई। तभी माँ ने डरते हुए कहा, अर्जुन ये कोई साधारण एम्बुलेंस नहीं है, ये कोई शराब है। इतना कहकर माँ और मैं सो गए। फिर अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। गंगाराम चाचा लापता थे और उनकी पत्नी राधा चाची रो रो कर बेहाल थी। उन्होंने बताया था कि रात में सायरन की आवाज़ गूंजी थी और जब चाचा जी दरवाज़ा खोलने गए तो वो वापस ही नहीं लौटे। गांव वालों ने इकट्ठा होकर इस घटना पर चर्चा शुरू की। कुछ लोग इसे अपहरण का मामला मान रहे थे तो कुछ इसे भूत प्रेत से जोड़ रहे थे। मैंने गांव के मुखिया हरदयाल जी से तुरंत ही बातचीत की। हरदयाल जी 60 साल के थे और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। मैंने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया। तभी उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन तू शहर से नया आया है, शायद तुझे ये सब अंधविश्वास लगे, लेकिन इस गांव में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से परे है। तभी मैंने मुखिया जी से कहा, पर मुखिया जी ये एक एम्बुलेंस थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी हरदयाल जी ने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है तू आज रात फिर से देख, लेकिन दरवाज़ा मत खोलना। तभी उस दिन दोपहर को एक और खबर फैली। गांव की एक और महिला शांति जी लापता थी। उसके बेटे ने बताया कि रात में उसने भी सायरन सुना था और जब उसकी मां दरवाज़ा खोलने गई तो वो गायब हो गई। अब गांव में दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, बच्चे स्कूल भी नहीं गए और खेतों में काम बंद हो गया। शाम होते होते गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई गई। मंदिर का पुजारी पंडित रामनाथ, उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये आत्माओं का प्रकोप है, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। तभी मैंने सभा में खड़े होकर कहा, पंडित जी पूजा से पहले हमें सच जानना होगा,
मैं आज रात उस एम्बुलेंस का पीछा करूंगा और देखूंगा कि यह है क्या। तभी मेरे दोस्त रवि और कमल, जो गांव के ही थे, मेरे साथ आने को तैयार हो गए। लेकिन पंडित जी ने चेतावनी दी कि अर्जुन, उस पीपल के पेड़ के पास रात में मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, उस रात मैं, रवि और कमल गांव की सड़क पर एक पुराने खेत की दीवार के पीछे छिप गए। हमारे पास टॉर्च, लाठियाँ और मेरा स्मार्टफोन था, जिसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया था। रात के 11 बज चुके थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। पीपल का पेड़ दूर से और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी कमल ने डरते हुए मुझसे कहा, अर्जुन, तुझे यकीन तो है ना कि ये सही है? तभी मैंने उसे हाँ में जवाब दिया और कहा, अगर ये कोई इंसानी साजिश है तो हम उसे पकड़ लेंगे, और अगर ये कोई भूत है तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगा। मैंने हल्के से हंसते बोला। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मेरे दिल में डर था। ठीक फिर 12 बजे सायरन की आवाज़ फिर से गूंजी। तभी हम तीनों ने सांस रोककर दीवार के पीछे झांका। वही सफ़ेद एम्बुलेंस सड़क पर दिखाई दी। उसकी बत्तियां चमक रही थी, लेकिन चालक का कोई अता पता नहीं था। एम्बुलेंस हरदयाल जी के घर के सामने रुक गई। तभी मैंने रवि और कमल को इशारा किया और धीरे धीरे एम्बुलेंस की ओर बढ़ा। तभी मैंने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खुला और उसमें से वही काली धुंध निकली। हरदयाल जी का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकले। उनकी चाल बेहद ही अजीब थी, जैसे कि वो सम्मोहित हो। तभी मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। हरदयाल जी धुंध में एकदम से गायब हो गए और वो एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हो गया और फिर से सायरन गूंजा और एम्बुलेंस अगले घर की ओर बढ़ गई। फिर हम तीनों डर के मारे मंदिर की ओर भागे। वहाँ बैठकर मैंने वीडियो देखा, लेकिन उसमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल काली धुंध और एम्बुलेंस की बत्तियां ही थी। तभी रवि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये कोई इंसानी काम नहीं है, ये तो शायद कोई शैतानी ताकत है। फिर अगले ही दिन हरदयाल जी के लापता होने की खबर ने गांव को और भी ज़्यादा डरा दिया। अब तक 3 लोग गायब हो चुके थे, गंगाराम चाचा, शांति और हरदयाल जी। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य की जड़ तक जाना होगा। मैं गांव के सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा से मिलने गया। दादी अम्मा 95 साल की थी और गांव के इतिहास की जीवित किताब थी वो। दादी अम्मा अपनी झोंपड़ी में एक पुरानी खाट पर बैठी थी, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, बेटा, ये एम्बुलेंस कोई चीज़ नहीं है, ये 60 साल पहले भी आई थी। ये सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया और फिर मैंने कहा, हाँ दादी अम्मा, कहो। तभी दादी अम्मा ने कहा, तब मैं जवान थी, उस वक्त भी ये एम्बुलेंस रात को आती थी और जो भी दरवाज़ा खोलता था वो गायब हो जाता था। 15 लोग गायब हुए थे, फिर एक रात वो अपने आप ही गायब हो गई। तभी मैंने पूछा, लेकिन ये क्या था और लोग कहाँ पर गायब हो गए? तभी दादी अम्मा ने एक गहरी सांस ली और बताया कि ये एम्बुलेंस एक श्रापित गाड़ी है। गांव के पास जो पुराना डाक बंगला था, वहाँ एक बार कुछ गलत हुआ था। एक अंग्रेज डॉक्टर वहाँ पर रहता था, जो गांव वालों पर गलत दवाइयों का प्रयोग करता था। एक रात गुस्साए गांव वालों ने उसे जान से मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि वो हर कुछ साल बाद लौटेगा और गांव के लोगों को ले जाएगा। दोस्तों, मुझे ये कहानी बहुत ही अंधविश्वासी लगी, लेकिन गांव में ऐसे ही कुछ दिन फिर से चलता रहा। वो एम्बुलेंस हर रात आती और गांव के हर घर के दरवाजे पर से एक आदमी लेकर चली जाती। लेकिन जब 15 लोग वहाँ से गायब हो गए, तो फिर उस दिन के बाद से वो एम्बुलेंस दिखाई देनी बंद हो गई। लेकिन फिर मुझे वो एम्बुलेंस कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आगे भविष्य में अब क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन उस गांव से अब हमने अपना घर खाली कर दिया है और गांव के कुछ और लोगों ने भी वहाँ से अपना घर खाली करके कहीं दूसरी ओर बस गए हैं, जिससे धीरे धीरे वो गांव खाली होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।